हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है, द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट 1870 सेंचुरी टू 1947 सेंचुरी। यानी देखा जाए तो राष्ट्रीय आंदोलन का निर्माण 1870 से लेकर 1947 तक ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये बुक है हमारी अतीत पार्ट 3 और ये इतिहास का चैप्टर है। और देखा जाए तो कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में समझाए जाएंगे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। अगर आपको कोई भी वीडियो ढूंढना है उसको प्लेलिस्ट में ढूंढ सकते हो, सारे को जो है आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहता है कि यहाँ पर जो है न्यू एग्ज़ाम पैटर्न पे ये तैयार की गई है, तो ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें हम सारे क्वेश्चनों का एनालाइज करेंगे, समझेंगे एमसीक्यू के अंतर्गत, जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा यहाँ पर टॉपिक क्या आया है। यहाँ पर जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय आंदोलन का निर्माण 1870 से लेकर 1947 तक, ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है। द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट 1870 टू 1947, ये कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। और ये बुक जो है ओवर पास्ट पार्ट 3, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है इतिहास का। इसमें हम एमसीक्यू करेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात रहेगा कि ये एमसीक्यू आपको हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में रहेंगे, तो आपको हर एक पार्ट को समझना चाहिए, हर एक बात को एनालाइज करना चाहिए और फिर उसके अंतर्गत जो है अपने एग्जाम व्यू से आगे बढ़ना चाहिए। क्वेश्चन है कि डैश ने महात्मा गांधी को महिलाओं को स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने की अनुमति देने के लिए राजी किया था। क्वेश्चन बहुत ही क्लियर और साफ है कि डैश ने महात्मा गांधी को महिलाओं को भी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने की अनुमति देने के लिए राजी किया था। मैं आपको बता दूं, पहले जब आंदोलन होती थी तो उसमें महिलाएं पार्टिसिपेट नहीं करती थी, लेकिन बाद में महिलाओं ने इस पर बढ़ चढ़ कर जो है पार्टिसिपेट किया, जिसके कारण जो है बहुत ही आंदोलन को एक मजबूती मिली। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। लेकिन महात्मा गांधी को किस व्यक्ति ने जो है प्रोत्साहन दिया था कि आप जो हो महिलाओं को भी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने दिया जाए? अ डैश प्रेसिडेड टू महात्मा गांधी टू अलाउ द वुमेन टू द पार्टिसिपेट इन अ फ्रीडम मूवमेंट। You know that question is very interesting. A dash persuaded Mahatma Gandhi to allow a woman to be a participate in a freedom movement. ऑप्शन देखें तो पहला ऑप्शन है अंबाबाई ने उनको प्रोत्साहित किया था, बी कहता है कमला नेहरू ने उनको प्रोत्साहित किया था, सी कहता है सरोजनी नायडू ने किया था उनको प्रोत्साहन, या डी उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी ने किया था। तो देखा जाए तो क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि कई आंदोलनों में ये बात रहती है कि अगर महिलाओं को पार्टिसिपेट किया जाए तो आंदोलन खराब हो जाती है। ये हमेशा रहा है। और हमने धर्म के अंतर्गत भी देखा था कि बौद्ध धर्म में जब महिलाओं की एंट्री होना स्टार्ट हो गया था तो बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में बट गई थी। तो महात्मा गांधी भी यहाँ पर काफ़ी चिंतित थे कि अगर महिलाएं आएगी तो आंदोलन को जो है बहुत काफ़ी वीकनेस हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर जो है एक व्यक्ति के कोशिशों के कारण महात्मा गांधी ने जो है महिलाओं को भी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने की अनुमति दी। तो वो थी सबसे महत्वपूर्ण औरत सरोजनी नायडू, यानी ऑप्शन सी सही है आपका। सरोजनी नायडू ही वो महिला थी जिसके कहने पर महात्मा गांधी ने महिलाओं को स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने की अनुमति दे दी थी, क्योंकि ये ज़रूरी था। क्योंकि हम भी एक बात जानते हैं कि जो साइकिल होते हैं उसको 2 पहिए होते हैं, अगर दोनों एक साथ न चले तो कोई भी कार्य करना संभव नहीं है। और ये बात महात्मा गांधी ने बेखूबी समझ लिया, इसलिए महिलाओं को भी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने की अनुमति दी। और महिलाओं ने उनके विचारधाराओं को जो है प्रकाष्ठा पर उतारा और उन्होंने हर एक काम करके दिखाया जो वो कर सकती थी। और इस कारण से भारत जो है देखा जाए तो 1947 को आज़ाद हो गया और भारत में जो है अपनी नई उड़ान के लिए तैयार हो गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था और ये सब हुआ कहीं ना कहीं सरोजनी नायडू के प्रयासों के कारण ही। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है, क्वेश्चन है कि सिख गुरुद्वारे के धार्मिक पदाधिकारी को डैश कहते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है
कि सिख गुरुद्वारों के धार्मिक पदाधिकारी को डैश कहते हैं। मीन द रिलीजियस ऑफ फंक्शनरीज ऑफ सिख गुरुद्वारा आर, यू नो दैट क्वेश्चन हियर, द रिलीजियस फंक्शनरीज ऑफ सिख गुरुद्वारा आर। ऑप्शन हियर ए महंत, बी पंडित, सी ब्राह्मण, डी सहकर्मी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सिख गुरुद्वारे के जो धार्मिक पदाधिकारी होते हैं उसको हम किस नाम से जानते हैं। जैसे आपको पता ही होगा कि हिंदू धर्म में अगर मंदिर है उसमें जो होते हैं पंडित बैठते हैं, ठीक है, पंडित होते हैं, वो कार्यभार संभालते हैं। उसी तरह जो मुस्लिम धर्म होते हैं उनमें जो कार्यभार संभालते हैं वो होते हैं मौलवी। तो यहाँ पर सिख गुरुद्वारों के धार्मिक पदाधिकारी को हम क्या कहते हैं? सहकर्मी तो नहीं कहेंगे, ब्राह्मण भी नहीं कह सकते, पंडित तो हम कहते नहीं, तो हिंदू धर्म में कहा जाता है। तो देखा जाए सिख गुरुद्वारा के धार्मिक पदाधिकारियों को हम महंत कहते हैं, यानी हम इसको महंत के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही है, ऑप्शन ए के साथ आप जा सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आया है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन है जलियांवाला नरसंहार डैश में हुआ था। आपको पता होगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो थी एक बहुत ही इतिहास के रूप में देखा जाए तो बहुत ही भयंकर दुर्घटना थी, जिसमें जनरल डायर ने बिना सोचे समझे जो है जलियांवाला बाग में बैसाखी के दिन इकट्ठे हुए सिखों पर जो है धड़ाधड़ गोली चला दी थी। और इस नरसंहार में कई हजार लोग मारे गए और कहा जाता है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी जिसने पूरा इतिहास को ही बदल के रख दिया। देखा जाए जो सिख अंग्रेज़ों के साथ देते थे इस घटना के अंतर्गत, वो सिखों से जो है सिख जो थे वो अंग्रेज़ों से नफ़रत करने लग गए और उनके खिलाफ न जाने कितने तरह के कार्रवाई करना स्टार्ट कर दिए। तो ये घटना एक महत्वपूर्ण चरण थी इतिहास में। तो जलियांवाला बाग जो थी नरसंहार कब हुई थी? तो क्वेश्चन यार जलियांवाला मैस्क्वेयर टुक प्लेस इन, जलियांवाला मैस्क्वेयर टुक प्लेस इन। तो देखा जाए तो ये घटना जो घटी थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद घटी थी, यानी जब अंग्रेज़ों ने भारतीयों को और सताने के लिए टैक्स बढ़ा दिया गया था और उन पे कई तरह के प्रतिबंध लगाए दिए थे। और सबसे महत्वपूर्ण प्रतिबंध ये था कि सिखों को जो है कृपाण रखने की इजाज़त नहीं दी गई थी। इन्हीं सब कारणों से सिख जो है बात विचार करने के लिए जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे बैसाखी के दिन 1919 में। तो वहाँ पर जनरल डायर ने बिना सोचे समझे जो है सारे दरवाजे बंद करके गोलियों की बौछार कर दी। इसके कारण जो है हज़ारों में जो है लाखों में लोग मारे गए, जो बहुत बड़ी घटना थी। और देखा जाए तो जनरल डायर को अंग्रेज़ों ने अपने इंग्लैंड में जो है उसको सम्मानित किया और ये बात भारतीयों को जो है नहीं अच्छा लगा। तो इसी के लिए जो है भारतीय सिख ने इंग्लैंड में जाके जनरल डायर को गोली मारी। अब वो साहसी थे, काफ़ी महत्वपूर्ण देखा जाए तो ये इतिहास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे, और वो थे उधम सिंह। तो ये देखा जाए तो घटना काफ़ी महत्वपूर्ण थी और ये 1919 में घटना घटित हुई थी। तो ऑप्शन ए आपका सही है, ऑप्शन ए के साथ आप जा सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार का रक्षा व्यय 1919 में डैश के बाद बढ़ गया था। तो देखा जाए तो ब्रिटिश सरकार का रक्षा व्यय यानी रक्षा बजट जो था 1919 में डैश के बाद बढ़ा था। किसके बाद जो है बढ़ा दी गई थी? और डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इंक्रीज इन द 1919 आफ्टर द ऑप्शन हियर, क्या उस समय प्रथम विश्व युद्ध हो रही थी, या बी बंगाल में अकाल हो गया था, या सी हिमालय भूकंप आई थी, या डी जापान युद्ध था। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि ब्रिटिश सरकार ने अपनी रक्षा बजट को 1919 में जो है एकाएक बढ़ा दिया था। तो किस कारणों से बढ़ाया था? मैं आपको एक बात बता दूं कि देखा जाए तो 1914 से लेकर 1918 तक जो था प्रथम विश्व युद्ध लड़ी गई थी, और प्रथम विश्व युद्ध जो थी अंग्रेज़ों के साथ ही की हुई थी, और प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों को बहुत ही क्षति उठानी पड़ी थी, जिसके कारण जो है वो कहीं ना कहीं से जो है अपनी भरपाई करना चाहते थे। और इन्हीं कारणों से उन्होंने भारतीय व्यय में जो है 1919 में बढ़ा दी थी, और जिसके कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुई थी।
क्योंकि उन्होंने बहुत से ऐसे रूल रेगुलेशन चेंज किए थे जिससे जो है अंग्रेज़ों को कोई प्रकार के नुकसान ना हो। और इसमें से एक रूल ये भी था कि कोई भी व्यक्ति जो है हथियार लेके नहीं रख सकता अपने पास, और किसी को भी इकट्ठा होने की जो है इजाज़त नहीं दी गई थी। और सिखों में भी यही बात थी कि सिख तो आपको पता है कि जो कृपाण रखते हैं हमेशा, और उनका धार्मिक प्रतीक होती है। तो इसीलिए जलियांवाला बाग में लोग इसी बात को डिस्कस करने के लिए आए थे जहाँ पर ये घटना घटी। लेकिन देखा जाए तो क्वेश्चन यहाँ पर कि ब्रिटिश सरकार का रक्षा व्यय 1919 में डैश के बाद बढ़ा दी थी। तो जर्नल सी बात है दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध थी। इसका आंसर जो है ए ऑप्शन सही आएगा, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यानी प्रथम विश्व युद्ध, जिसके कारण जो है ब्रिटिश सरकार को रक्षा व्यय में वृद्धि करना पड़ गया, क्योंकि उसको बहुत काफ़ी प्रथम विश्व युद्ध में नुकसान हुआ था। जीत बेशक ली गए थे भारतीय सिपाहियों के कारण, लेकिन उनको जो है बहुत ही नुकसान झेलना पड़ा था, जिसके कारण जो है उन्होंने रक्षा व्यय में काफ़ी वृद्धि कर दी थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में डैश की स्थापना की थी। तो क्वेश्चन साफ है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में डैश की स्थापना की थी मीन गांधी जी हैड एस्टेब्लिश्ड डैश इन साउथ अफ्रीका। यू नो दैट क्वेश्चन हियर, गांधी जी हैड एस्टेब्लिश्ड इन साउथ अफ्रीका। The option here, साबरमती आश्रम, बी नेटाल्स कांग्रेस, सी कम्युनिस्ट पार्टी, डी श्रमिक संघ। देखा जाए तो काफ़ी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में डैश की स्थापना की थी। मैं आपको बता दूं कि गांधी जी काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे। उन्होंने जो है अपनी प्रैक्टिस के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे, और वहाँ दक्षिण अफ्रीका में भी उनको उसी प्रकार का जो है हालातों का सामना करना पड़ा जैसे इंडिया में थी। इसलिए वो गांधी जी ने सब प्रथम जो है अपना वहाँ पर गतिविधि को स्टार्ट किए, और उसके बाद जब उनको लगा कि यहाँ पर सब कंडीशन सही हो गया तो वो भारत की तरफ रुख किए, और फिर भारत में जो है उन्होंने आंदोलन का एक सूत्रपात किया। तो यहाँ पर देखा जाए तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में डैश की स्थापना किया था। देखिए, साबरमती आश्रम को तो उन्होंने किया नहीं था, और नेटाल कांग्रेस, हाँ जी, ये बात सही है कि नेटाल कांग्रेस की जो है महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में स्थापना किया। तो यहाँ पर ऑप्शन बी के साथ आप जा सकते हो। ऑप्शन बी आपका सही है कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नेटाल कांग्रेस की स्थापना की। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है, प्रांतीय स्वायत्तता 1935 के डैश के तहत निर्धारित की गई थी। देखिए, एक प्रांतीय स्वायत्तता 1935 बनाई गई थी जो काफ़ी महत्वपूर्ण था, और किसके तहत निर्धारित की गई थी, इसके क्या रीज़न थे 1935 में जो बनाई गई थी, आखिर क्यों बनाई गई थी। तो क्वेश्चन है, प्रोविजनल ऑटोनॉमी वाज प्रिस्क्राइब अंडर ऑफ 1935। द प्रोविजनल ऑटोनॉमी वाज prescribed under dash of 1935. The option here, Royal Act, option B, Vehicular Press Act, C, भारतीय सरकार अधिनियम, डी सशक्त अधिनियम। तो क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि प्रांतीय स्वायत्तता 1935 को डैश के तहत निर्धारित की गई थी। दोस्तों, इसका साफ आंसर है कि भारत सरकार अधिनियम, यानी ऑप्शन यहाँ पर सी है कि भारतीय सरकार अधिनियम के तहत जो है प्रांतीय स्वतंत्रता 1935 को प्रस्तावित की गई थी। तो ऑप्शन सी पे आप जा सकते हो। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन है कि अहमदाबाद डैश के तट पर स्थित है। अहमदाबाद जो शहर है वो किस नदी के तट पर स्थित है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इसमें लंबा चौड़ा प्रोसेसिंग नहीं है कि अहमदाबाद जो शहर है किस नदी के तट पर स्थित है। मीन अहमदाबाद लोकलाइड इन द बैंक ऑफ, अहमदाबाद इज लोकलाइड ऑन द बैंक ऑफ। द ऑप्शन हियर, माही नदी, ऑप्शन बी साबरमती, ऑप्शन सी नर्मदा नदी, ऑप्शन डी गोदावरी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अहमदाबाद शहर जो है कहाँ पर स्थित है, जो कि महात्मा गांधी का आश्रम भी था अहमदाबाद में, तो वो कहाँ थी। तो जर्नल सी बात दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए
कि अहमदाबाद जो स्थित है साबरमती जो है नदी के किनारे बसा हुआ है, और आपको पता है कि महात्मा गांधी के जो आश्रम था साबरमती आश्रम थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन बी आपसे साथ जा सकते हो, ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन है, गांधी जी ने डैश में अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किया था। वो कौन सा सन था जहां पर गांधी जी ने अहमदाबाद में मिल मजदूरों के हड़तालों का नेतृत्व किया था? मीन्स गांधी जी लीड टू द मिल वर्कर्स स्ट्राइक इन अहमदाबाद इन द गांधी जी लीड अ मिल वर्कर्स स्ट्राइक इन द अहमदाबाद इन डैश ईयर। सन यहाँ पर दिया हुआ है 1915 में किया था, बी 1918 में, सी 1919 में, डी 1922 में। तो यहाँ क्वेश्चन काफ़ी दिलचस्प और महत्वपूर्ण है। तो गांधी जी ने डैश में अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किया था। तो देखा जाए दोस्तों इसका आंसर है 1918 में। 1918 में जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ था उसी के दौरान महात्मा गांधी जी ने जो है मिल मजदूर की हड़ताल का नेतृत्व किया था। तो ये है 1918। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन है कि एक डैश एक सम्मान है जो ब्रिटिश क्राउन किसी की असाधारण सार्वजनिक सेवा के लिए देता है। देखिए यहाँ पर एक पुरस्कार की बताया गया, डैश एक सम्मान है यानी एक पुरस्कार है जो ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश के जो राजा है महाराजा है, ब्रिटिश क्राउन किसी की असाधारण सार्वजनिक सेवाओं के लिए देता है। द क्वेश्चन हियर, डैश इज ऑन द ऑनर दैट अ ब्रिटिश क्राउन ग्रांट फॉर वन एज ए एक्सपेक्टेशन पब्लिक सर्विस। डैश इज ऑन ऑनर दैट ब्रिटिश क्राउन ग्रांट फॉर वन एज एक्सपेक्टेशन पब्लिक सर्विस ईयर। यू नो दैट ऑप्शन हियर, नोबेल पुरस्कार, बी लीड का पुरस्कार, सी नाइटहुड का पुरस्कार, या डी शिखर सम्मान का पुरस्कार। देखा जाए दोस्तों तो ये अंग्रेज़ों के समय दी जाने वाली एक सम्मान था जो बड़े बड़े लोगों को दी जाती थी, जो अच्छे अपने कार्य करते थे क्षेत्र में, उनको ये सम्मान दी जाती थी। तो ये अंग्रेज़ों के राजा महाराजाओं के द्वारा दी जाने वाली एक सम्मान थी। तो वो सम्मान थी ऑप्शन सी नाइटहुड का। ठीक है, नाइटहुड का जो सम्मान है वो दी जाती थी, सार्वजनिक सेवाओं के लिए दी जाती थी, और ये ब्रिटिश क्राउन के तरफ से दी जाती थी। तो ऑप्शन आपका सी सही है, ऑप्शन सी के साथ आप जा सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। अगला क्वेश्चन है कि डैश और मुस्लिम लीग ने 1916 में लखनऊ के ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किया था। अब देखिए डैश यानी कौन दूसरा पार्टी थी जिसने मुस्लिम लीग ने 1916 में लखनऊ के ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किया था। डैश एंड डैश मुस्लिम लीग साइन अ हिस्टोरिकल पैक्ट ऑफ लखनऊ इन 1916। द क्वेश्चन आई रिपीट अगेन, डैश एंड मुस्लिम लीग साइन अ हिस्टोरिकल पैक्ट ऑफ लखनऊ इन 1916। द ऑप्शन है या कम्युनिस्ट पार्टी ने किया था, या ब्रिटिश साम्राज्य ने किया था, या कांग्रेस ने, या डी सोशलिस्ट पार्टी ने। तो क्वेश्चन काफ़ी दिलचस्प है कि 1916 में लखनऊ में एक ऐतिहासिक समझौता हुआ था, और ये समझौता किसके बीच में हुआ था? एक तो था मुस्लिम लीग और दूसरा कौन था दोस्तों? देखा जाए तो दूसरा जो था कांग्रेस थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था। तो ऑप्शन सी के साथ आप जा सकते हो, यानी ऑप्शन सी आपका सही है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने 1916 में लखनऊ के ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण जो न्यू एनसीईआरटी के अंतर्गत है क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है, जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया तो डैश ने अपनी वकालत छोड़ दी। क्वेश्चन समझ में आया? जब गांधी जी ने असहयोग मूवमेंट चलाई थी तो किसने अपनी वकालत छोड़ दी थी?
डैश गिव अप द लॉ प्रैक्टिस व्हेन द गांधी स्टार्टेड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो हु नेम देयर इज हियर, डैश गिव अप इज अ लॉ प्रैक्टिस व्हेन द गांधी स्टार्टेड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ऑप्शन देखे तो क्या सी राजगोपालचारी थे वो, क्या बी एम एन जिन्ना थे, या सी शौकत अली थे, या डी सरोजनी नायडू थी। तो क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको समझ होना चाहिए तभी कर पाओगे। देखिए दोस्तों, त्रिपान स्टडी सेंटर आपके लिए बना हुआ है और महत्वपूर्ण है। यहाँ पर मैं हर संभव कोशिश करता हूँ कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में समझाया जा सके। और ये जो एमसीक्यू का एक सिर्फ बहाना है, आपको पूरा चैप्टर को मुझे समझाना है। समझ में आया आपको बात? एमसीक्यू एक बहाना है, आपको पूरा चैप्टर को मुझे समझाना है। रीजन्स ये है कि अगर आप एमसीक्यू कर लेते हो तो पूरा चैप्टर का जो है सारांश आपको मन में आ जाएगा। और इसको आम ना समझिए, इसको महत्वपूर्ण समझिए। समझ में आई बात? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है कि जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था तो डैश ने अपनी वकालत छोड़ दी। तो अब ऑप्शन यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर श्री राजगोपालचारी जो थे वो काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया तो उन्होंने जो है अपनी वकालत छोड़ दी, यानी ऑप्शन ए सही है आपका कि सी राजगोपालचारी। सी राजगोपालचारी वो वकील थे जिन्होंने अपनी प्रैक्टिस करना छोड़ दी, क्योंकि उनको पता था कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन काफ़ी महत्वपूर्ण है और उनको सहयोग की आवश्यकता है, उनको एक हाथ बनने की ज़रूरत है, क्योंकि तभी जो है असहयोग आंदोलन सफलता की एक चोटी पे पहुंच सकती है। और यही बात सोच के श्री राजगोपालचारी ने जो है अपनी वकालत छोड़ दी। तो ऑप्शन ए आपका सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन है कि जलियांवाला नरसंहार के बारे में जानने के बाद डैश ने अपनी नाइटहुड लौटा दी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन है कि जलियांवाला नरसंहार के बारे में जानने के बाद डैश ने अपनी नाइटहुड लौटा दी। तो क्वेश्चन है रिटर्न द अ किंगहुड आफ्टर द लर्निंग अबाउट द जलियांवाला मैसेकर। क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। डैश रिटर्न हिज नाइटहुड आफ्टर लर्निंग अबाउट द जलियांवाला मैसेकर। मतलब दोस्तों ये है, देखा जाए तो ऑप्शन है लाला लाजपत राय ने लौटाया था, या बी महात्मा गांधी ने, या सी रविंद्रनाथ टैगोर ने, या डी आर.सी. मुखर्जी ने। मैं बता दूं, नाइटहुड का जो किताब होती है वो सम्मान में दी जाती है और ये अंग्रेज राजा महाराजाओं के द्वारा दी जाती थी। और देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड एक बहुत ही दर्दनाक घटना थी। और मान लीजिए अंग्रेज़ों को अगर नाइटहुड की उपाधि लौटा देते हैं, यानी जिसने दिया उसी को अगर हम वापस लौटा देते हैं तो उसको जो है बहुत ही शर्मिंदा महसूस होती। तो इसीलिए ये बात महत्वपूर्ण थी उस व्यक्ति के लिए जिसने नाइटहुड की उपाधि जो थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद लौटाई, और वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर एक पोएट थे और उन्हें समाज के बारे में बहुत कुछ जाना और बहुत सेवा किया। इसी कारण से अंग्रेज़ों ने उनको नाइटहुड का किताब उनको दी गई। लेकिन जब उन्होंने जलियांवाला बाग नरसंहार के बारे में सुने तो उन्होंने सोचा नहीं, समझा नहीं और चुपचाप जो है नाइटहुड की उपाधि जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटा दी। तो ये ऑप्शन सी आपका सही है। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की जो उपाधि दी गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, उन्होंने अंग्रेज के राजा महाराजाओं को जो है अपनी उपाधि को लौटा दिया था। तो ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह नारा डैश के द्वारा दिया गया था। ये बात सत्य है कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और इस नारा को किसने बुलंद किया था? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट स्लोगन वॉज गिवन बाय। द फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट स्लोगन वॉज गिवन बाय। द ऑप्शन है लाला लाजपत राय ने दिया था, या बी बाल गंगाधर तिलक ने, या सी लक्ष्मी सहगल ने, या डी महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने बुलंद की थी? तो देखा जाए तो बाल गंगाधर तिलक ने जो है स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार का नारा दिया था।
तो आप ऑप्शन बी के साथ जा सकते हो, बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन है कि बंगाल के विभाजन का समर्थन डैश ने किया था। देखिए, बंगाल का विभाजन जो है 1905 में कर दी गई थी, लेकिन एक पार्टी थी जो बंगाल विभाजन को जो है समर्थन दे रही थी, और उसका मकसद था आने वाला समय में भारत के कई टुकड़े करना, क्योंकि बंगाल का विभाजन नहीं होना था, लेकिन फिर भी हुई क्योंकि कुछ लोगों की समर्थन था। तो क्वेश्चन यही है कि बंगाल के विभाजन का समर्थन डैश पार्टी ने किया था। तो क्वेश्चन है यह, द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज सपोर्टेड बाय, द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज सपोर्टेड बाय, ऑप्शन है यह स्वराज पार्टी ने समर्थन किया था, या बी कम्युनिस्ट पार्टी ने, या सी मुस्लिम लीग ने की थी, या डी कांग्रेस पार्टी ने। क्वेश्चन यहाँ पर काफ़ी दिलचस्प है कि बंगाल का विभाजन का समर्थन किस पार्टी ने की थी। तो देखा जाए दोस्तों, तो इसका आंसर है मुस्लिम लीग ने, क्योंकि मुस्लिम लीग के जो है रास्ता साफ होना था, इसलिए बंगाल का विभाजन किया। और मैं बता दूं, जिन्ना के महत्वाकांक्षा को पूरा करते हुए जो है पाकिस्तान और इंडिया का विभाजन हुआ, यानी इंडिया का जो दो पार्ट हुआ पाकिस्तान और इंडिया में। तो पाकिस्तान ने जो है बांग्लादेश को जो है मांग लिया, और बांग्लादेश में अपना हुकूमत जलाने की पूरी कोशिश की, क्योंकि मुस्लिम लीग का पहला ही ये मन में सोच थी कि उनका अलग राष्ट्र हो, वो अलग देश हो, और इसी मकसद से जो है बंगाल के विभाजन का उन्होंने समर्थन किया। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन सी आपका सही है, आप ऑप्शन सी के साथ जा सकते हो, मुस्लिम लीग। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन है, डैश कट्टरपंथी उद्देश्यों वाले बंगाल के कांग्रेस नेताओं में से एक थे, यानी कट्टरपंथी जो थे बंगाल के एक नेता थे और वो कांग्रेस पार्टी में सम्मिलित थे। तो वो कौन थे जो कट्टरपंथी पे विश्वास रखते थे। द क्वेश्चन है यह, डैश वाज वन ऑफ द कांग्रेस लीडर फ्रॉम बंगाल विद द ridiculous objectives here. You know that question is very interesting. Dash was one of the Congress leader from Bengal with the ridiculous objectives here. ऑप्शन है बिपिन चंद्रपाल थे, या रविन्द्रनाथ टैगोर थे, या सी राजा राम मोहन राय थे, या डी आर.सी. मुखर्जी थी। देखा जाए दोस्तों, बंगाल के कांग्रेस के रूप में देखा जाए तो राजा राम मोहन राय उस समय नहीं थे, तो राजा राम मोहन राय को तो हम एलिमिनेट ऐसे ही कर सकते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कभी भी जो है किसी भी कट्टरपंथी का उन्होंने कभी भी सहयोग नहीं दिया, और सदैव ही जो है गरीबों में सेवा करने की भावना से अपना जीवन व्यतीत किया। देखा जाए तो बिपिन चंद्रपाल जी थे, वो कट्टरपंथी थे, और उन्होंने बंगाल के नेता भी थे और कांग्रेस पार्टी में भी सम्मिलित थे, और इन्होंने अपने उद्देश्य को पूरा किया। तो ऑप्शन आप बी के साथ जा सकते हो कि बिपिन चंद्रपाल जो थे एक कट्टरपंथी उद्देश्य वाले बंगाल के कांग्रेसी नेता में से एक थे। तो बिपिन चंद्रपाल, ऑप्शन ए आपका सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। अगला क्वेश्चन है, डैश 1878 में प्रकाशित हुआ था। देखिए 1878 में एक चीज़ प्रकाशित हुआ था, वो क्या थी? क्वेश्चन साफ है कि 1875 में क्या प्रकाशित हुआ था। डैश कम आउट 1878, यू नो दैट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। डैश कम आउट इन 1878। तो ऑप्शन यहाँ पर है वर्नाक्यूलेट प्रेस एक्ट, यानी वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट हुआ था पास, या बी भारतीय अनुबंध अधिनियम, या सी भारतीय शिक्षा अधिनियम, या डी सती अधिनियम। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन देखा जाए तो ये क्वेश्चन और भी महत्वपूर्ण बन जाता है। अगर आप इसके आंसर को अगर एनालाइज करते हो, समझते हो, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बनता है। तो देखा जाए तो इसका आंसर जो यहाँ पर आएगा, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है 1878 में प्रकाशित की गई थी, यानी ऑप्शन आपका ए यहाँ पर सही है, और आप ऑप्शन ए के साथ जा सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे समक्ष। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन है कि शस्त्र अधिनियम डैश में पारित किया गया था। देखिए शस्त्र अधिनियम भी थी, जिसको किस सन में जो है पास किया गया, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी।
द आर्म एक्ट वाज पास इन, द आर्म्स एक्ट पास इन। तो क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर सन की बात करें तो 1876 में, या बी 1875 में, या सी 1878 में, या डी 1880 में। तो क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और समझ के लिए है। देखा जाए तो क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको मैं बता दूं कि इसके साथ ही जो था एक पैक्ट भी पास की गई थी, वर्नाक्युलर अप्रेस एक्ट। तो आप समझ में आ गया होगा कि शासन अधिनियम जो था 1870 और 78 में पास की गई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी के साथ आप जा सकते हो। ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। देखिए क्वेश्चन है कि डैश भारत में गांधी जी द्वारा सफलतापूर्वक नेतृत्व किया गया पहला आंदोलन था। क्वेश्चन समझ में आया कि महात्मा गांधी ने भारत में पहला कौन सा आंदोलन का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन साफ है कि डैश भारत में गांधी जी द्वारा सफलतापूर्वक नेतृत्व किया गया पहला आंदोलन था। डैश वाज द फर्स्ट मूवमेंट सक्सेसफुल लीड बाय द गांधी जी इन इंडिया। नो दैट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। Dash was the first movement successful lead by the Gandhi ji in India. The option here: A. चंपारण आंदोलन, B. नेटाल मूवमेंट, C. भारत छोड़ो आंदोलन, D. पंजाब आंदोलन। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसका आंसर है कि आपको बता दूं चंपारण आंदोलन को उन्होंने सबसे पहले नेतृत्व किया था। और चंपारण एक घटना थी जहां पर अंग्रेज़ों ने जो है पहले नील की खेती जो है वहाँ के लोगों से करवाते थे, ठीक है, क्योंकि उस समय नील की खेती की बहुत मांग थी, नील की बहुत मांग थी। लेकिन जैसे ही अंग्रेज़ों ने आर्टिफिशियल नील बना ली तो उन्होंने जो है इंडिगो लेना बंद कर दिया। इंडिगो का मतलब दोस्तों होता है नील की खेती, ठीक है, इंडिगो कहते हैं। तो यहाँ पर यहाँ के जो किसान थे बहुत दुखी हो गए और काफ़ी हताश हो गए। तब गांधी जी से जो है एक व्यक्ति मिला, रामचंद्र शुक्ला जो थे वो मिले, जो काफ़ी महत्वपूर्ण थे। और इन्होंने गांधी जी को सारी हालात बताई और काफ़ी समझाया। तो उनको समझ में आई कि यहाँ के लोगों को साथ अंग्रेज़ जो है बहुत दुराचार कर रहे हैं। क्योंकि इसका कारण ये एक था, आप सोच रहे होगे कि भाई नील की खेती कर दिया, अगर सरकार उनको मुआवजा नहीं देती है, पैसे नहीं देती है, नहीं सामान खरीदती है, कोई और फसल लगा सकते थे। लेकिन आपको पता होना चाहिए जो इंडिगो की कृषि होती है उसमें एक खासियत होती है। अगर आप एक बार इंडिगो की फसल लगा देते हो ना तो दूसरे फसल के लिए वो जो है खेत सही नहीं होती है। यानी एक बार नील की खेती लगाने के बाद अब दूसरा खेती करना उस पर संभव नहीं रहता है। और जब ये बात उस समय वहाँ के लोगों ने भी सोचा था, इसलिए अंग्रेज़ों को ये बात साफ कर दी थी कि मान लीजिए आने वाला समय में अगर आप नील हमसे नहीं खरीदिएगा तो हमारे बच्चे तो भूखे पड़ जाएंगे। तो अंग्रेज़ ने उस समय ये अनुशासन दिलाया था, ये विश्वास दिलाया था कि अगर हम आपसे नील खरीदें चाहे न खरीदें, आपको 50% जो है हम मुआवजा देंगे। लेकिन जब उन्होंने सिंथेटिक इंडिगो बना लिया तो उन्होंने गिव अप कर दिया कि हम आपको 1 रुपया भी आप नहीं देंगे, आप अपनी नील की खेती से जो नील उपजता है वो अपने बच्चों खिलाए या मारे, हमें से कोई मतलब नहीं है। तो ये बात कि वहाँ के किसानों को बहुत ही दुखदायक महसूस हुई और फिर उन्होंने गांधी जी को वहाँ से आह्वान किया। गांधी जी वहाँ गए, वहाँ पर जो है एक आंदोलन चलाए और जिसके कारण जो है अंग्रेज़ों को घुटना टेकना पड़ा। बेसिकली अंग्रेज़ों ने 50% तो नहीं दिया, लेकिन अंग्रेज़ जो थे 25% पे मान गए। और ये गांधी जी की पहली मूवमेंट थी और पहला सक्सेस था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि चंपारण आंदोलन के साथ आप जा सकते हो कि गांधी जी के पहला जो सफलतापूर्वक नेतृत्व था चंपारण आंदोलन था। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है, क्वेश्चन है गांधी जी 1915 में डैश से भारत आए थे। देखिए गांधी जी जो भारत में आए थे वो 1915 में आए थे, क्योंकि इससे पहले गांधी जी इंग्लैंड पढ़ाई अपना शिक्षा ग्रहण किया, उसके बाद वो साउथ अफ्रीका में जो है प्रैक्टिस करने गए थे। लेकिन वहाँ पर बहुत से आंदोलन उन्होंने वहाँ पर भी संचालित किया कि वहाँ पर के लोगों के साथ भी दुर्व्यवहार हो रही थी, गोरे काले की भेदभाव होती। जब उन्होंने वहाँ की प्रॉब्लम सोल्यूशन कर लिया तब उन्होंने भारत की रुख की और गांधी जी 1915 में डैश से भारत आए थे। तो क्वेश्चन साफ है, गांधी जी अराइव इन इंडिया फ्रॉम डैश इन 1915।
गांधी जी अराइव इन इंडिया फ्रॉम डैश इन 1915। तो देखा जाए तो गांधी जी क्या जापान से आए थे, या बी दक्षिण अफ्रीका से, या सी यूएसए से, या डी चीन से। तो मैंने आपको तो हिंट दे ही दिया था कि वो दक्षिण अफ्रीका से जो है भारत लौटे थे, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के उन्होंने प्रॉब्लम सोल्यूशन करके भारत की प्रॉब्लमों की तरफ नज़र किया। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण समय काल था जब 1915 में गांधी जी भारत में गांधी जी का आगमन हुआ, तो वो दक्षिण अफ्रीका से था। यानी ऑप्शन आप बी के साथ जा सकते हो, ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल के विभाजन की घोषणा डैश में की गई थी। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको पता ही होगा कि बंगाल का विभाजन जो था मुस्लिम लीग की एक बहुत ही महत्वाकांक्षा पूर्ण विचारधारा थी, जिसके कारण बंगाल के विभाजन की घोषणा की गई थी। और ये बंगाल की विभाजन जो है अंग्रेजों के द्वारा की गई थी, तो ये किस सन में की गई थी? क्वेश्चन साफ है, बंगाल के विभाजन की घोषणा किस सन में की गई थी? द पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज अनाउंस इन, द पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज अनाउंस इन। तो ऑप्शन है या 1902 में, 1905 में, 1909 में, या 1907 में। तो यहाँ पर क्वेश्चन साफ है, बंगाल के विभाजन घोषणा कब की गई थी? दोस्तों इसका आंसर होगा 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा की गई थी। और इसका समर्थन जो है मुस्लिम लीग ने बहुत की थी, जिसके कारण जो है 1905 में बंगाल को विभाजित कर दी गई थी। यानी घोषणा की गई थी और 1906 में जो है इसकी पार्टीशन पूरी तरह से हो गई थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इंटरेस्टिंग ये भी रहेगा कि ये कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है, तो इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन है कि वंदे मातरम आंदोलन में डैश हुआ था। देखिए ये वंदे मातरम आंदोलन जो था आखिर कहाँ पर हुआ था? वंदे मातरम आंदोलन, द वंदे मातरम टुक प्लेस इन, द वंदे मातरम मूवमेंट टुक प्लेस इन। ऑप्शन है दलटाई आंध्र, बी तटीय केरल, सी कोकेन क्षेत्र, डी कश्मीर। तो क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि वंदे मातरम आंदोलन कहाँ पर शुरू की गई थी। तो यह आपको पता होना चाहिए कि वंदे मातरम आंदोलन जो थी डेल्टाई आंध्र में शुरू की गई थी, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान था वंदे मातरम मूवमेंट के लिए। तो ये ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन ए डेल्टाई आंध्र को लेके जा सकते हो, ये ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। अगला क्वेश्चन है कि डैश बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित एक मराठी समाचार पत्र था। देखिए डैश बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित एक मराठी समाचार पत्र था। डैश वॉज द मराठी न्यूज़पेपर एडिट बाय द बाल गंगाधर तिलक। डैश वॉज द मराठी न्यूज़पेपर एडिट बाय द बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन ए मुक्त आंगन, बी केसरी, सी सकल, डी राजपत्र। देखा जाए तो बाल गंगाधर तिलक का जो है स्वतंत्रता संग्राम में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान था, और उस समय समाचार पत्रों का भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान था। वो लोग समाचार पत्रों के द्वारा जो है अपने विचार जनता तक पहुंचाने की कोशिश करते थे, और समाचार पत्रों के कारण ही जो है हमें स्वतंत्रता की हम जो है स्वाद चख सकें। तो देखा जाए तो हम समाचार पत्रों की जो है कुर्बानियों को नहीं भूल सकते। उस समय जो था लोग अपने विचारों को लोग दरवाज़ों के अंदर चोरी छुपे डालते थे, उनको पढ़ाते थे कि हमें कौन कौन से मूवमेंट चला रहे हैं और अंग्रेज़ों के खिलाफ़ हमें कब खड़ी होनी है। तो इसका कहीं ना कहीं श्रेय जो जाता है जो है समाचार पत्रों के जाता है, और वही समाचार पत्र जो था बाल गंगाधर तिलक द्वारा एडिट की जाती थी। तो वो कौन सी थी? तो देखा जाए तो बाल गंगाधर तिलक ने जो है केसरी समाचार का जो है संपादन किया था, और ये एक मराठी समाचार पत्र था केसरी। तो देखा जाए तो आप बी ऑप्शन पे जा सकते हो, केसरी, जिसका संपादक बाल गंगाधर तिलक द्वारा मराठी भाषा में की जा रही थी। ऑप्शन बी आपका केसरी सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। अगला क्वेश्चन है कि डैश को 1930 में लॉन्च किया गया था। 1930 में क्या कौन सी घटना घटी थी?
डैश को 1930 में लॉन्च की गई थी। डैश वॉज लॉन्च इन द 1930। डैश वॉज लॉन्च्ड इन 1930। क्या ए सविनय अवज्ञा आंदोलन लॉन्च किया गया था, ई बी स्वराज्य आंदोलन, सी खिलाफत आंदोलन या डी श्रमिक आंदोलन। देखा जाए तो 1930 काफ़ी महत्वपूर्ण समय काल था जहां पर कई तरह के आंदोलन को जो है सूत्रपात किया गया। और देखा जाए तो भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस भी 1930 को ही मनाया गया था और ये काफ़ी महत्वपूर्ण समय काल था। लेकिन देखा जाए तो 1930 में जो लॉन्च की गई थी वो थी सिविल डिसबॉन्डेंस मोमेंट। सिविल डिसबॉन्डेंट मोमेंट अर्थात सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी ऑप्शन ए आपका सही है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको 1930 में लॉन्च किया गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन सोसाइटी एसोसिएशन की स्थापना डैश के द्वारा की गई थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो क्वेश्चन है यार, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय। तो ऑप्शन है चित्तरंजन दास के द्वारा, बी कहता है भगत सिंह, सी कहता है ए ओ ह्यूम, डी कहता है एनी बेसेंट। तो क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन किसके द्वारा जो है चलाई गई थी? तो आपको मैं बता दूं, इसका जो सूत्रपात थे वो भगत सिंह जी थे। यानी भगत सिंह ने जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किया और इन्होंने अपनी जान दे के जो है इसको सफल बनाया। तो यहाँ पर देखा जाए तो बी ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। अगला क्वेश्चन है कि डैश पूर्वी बंगाल के एक वकील और स्वतंत्रता सेनानी थे। कौन जो है पूर्वी बंगाल के एक वकील भी थे और एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे, सेनानी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। डैश वाज अ लॉयर एंड फ्रीडम फाइटर फ्रॉम ईस्ट बंगाल। अ डैश वाज अ लॉयर एंड फ्रीडम फाइटर फ्रॉम ईस्ट बंगाल। ऑप्शन है यार, जतिन दास थे, या बी बिपिन चंद्र पाल थे, या सी चित्तरंजन दास थे, या टैगोर थे। तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण बनता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको समझना चाहिए कि डैश पूर्वी बंगाल के वकील भी थे और एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। तो देखा जाए तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही जाएगा, चित्तरंजन दास। यानी चित्तरंजन दास ऐसे वकील थे और वो स्वतंत्रता सेनानी के महत्वपूर्ण व्यक्ति भी थे और इनके प्रयासों के कारण बहुत ही हमें कामयाबी की जो है एक नई लहर पे हम सवार हो सके। तो ऑप्शन सी सही है, चित्तरंजन दास। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष आ गया है। अगला क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखित एक पुस्तक के नाम बताइए। क्वेश्चन साफ है, कोई मुश्किल नहीं है कि डैश दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखित एक पुस्तक थी। कौन सी पुस्तक थी? आपके ऑप्शन में से बताना है। डैश वॉज अ बुक रिटन बाय दादा भाई नौरोजी। डैश वॉज अ बुक रिटन बाय द दादा भाई नौरोजी। तो पहला ऑप्शन बोलता है स्त्री पुरुष तुलना, स्त्री पुरुष तुलना। बी बोलता है गुलामी, सी बोलता है भारत में गरीबी और गैर ब्रिटिश शासन, और डी सत्य के साथ मेरा प्रयोग। तो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन है कि डैश द्वारा दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखित एक पुस्तक थी जो काफ़ी फेमस भी थी और काफ़ी महत्वपूर्ण थी। तो देखा जाए तो आंसर यहाँ पर है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ऑप्शन सी, कि भारत में गरीबी और गैर ब्रिटिश शासन। ऑप्शन सी के साथ आप जा सकते हो कि भारत में गरीबी और गैर ब्रिटिश शासन जो है, सी ऑप्शन, जिसको दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई एक पुस्तक थी जो काफ़ी महत्वपूर्ण थी और इस पुस्तक का अपना एक विशेष स्थान रखता है स्वतंत्रता आंदोलन में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन है कि डैश लंदन स्थित एक भारतीय व्यवसायी और प्रचालक थे। यानी वो थे लंदन में, थे एक भारतीय व्यवसायी और प्रचालक भी थे। तो वो कौन थे? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है
कि डैश वॉज इन इंडियन बिजनेसमैन एंड पब्लिश्ड बेस इन लंदन। डैश वॉज द इंडियन बिजनेसमैन एंड पब्लिश्ड बेस इन लंदन। तो ऑप्शन देखिए, क्या वो लाला हरदयाल थे, या बी दादा भाई नौरोजी थे, या सी जवाहरलाल नेहरू थे, या डी भगत सिंह। देखिए दोस्तों, कुछ ऑप्शन ही होते हैं जो अजीब गरीब होते हैं। भगत सिंह तो कहते हैं ब्रिटिश में वो गए नहीं लंदन, फिर भी यहाँ पर नाम इनका रखा है, तो ये ऑप्शन ही डायरेक्ट गलत बनाता है। तो इसका मैं आंसर बता दूं कि डैश लंदन स्थित भारतीय व्यवसाय के प्रचालक थे, तो वो थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, बी ऑप्शन आपका सही है। दादा भाई नौरोजी जो थे लंदन स्थित एक भारतीय व्यवसायी भी थे और एक प्रचालक भी थे, भारत के हर बात को प्रचार करते थे। तो आप ऑप्शन बी के साथ जा सकते हो, दादा भाई नौरोजी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। अगला क्वेश्चन है कि डैश कांग्रेस के अंग्रेज स्थापक थे। डैश कांग्रेस के अंग्रेज स्थापक थे। तो क्वेश्चन इज क्लियर। डैश वॉज द इंग्लिश फाउंडर ऑफ कांग्रेस। डैश वॉज द इंग्लिश फाउंडर ऑफ कांग्रेस। ऑप्शन ए ओ ह्यूम, बी रॉबर्ट क्लाइव, सी एस्टर हिल, डी क्रिस पॉल। देखिए दोस्तों, ये बात काफ़ी विचित्र है ना। कांग्रेस के अंग्रेज स्थापक थे। कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना की गई थी वो अंग्रेजों के द्वारा की गई थी और ये 1885 में की गई थी। 1885 में अंग्रेजों के द्वारा स्थापित की गई थी कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि ये पार्टी अंग्रेजों ने इंडियन के लिए बनाया था, इंडियन लोगों के लिए, और उनका मकसद था कि इनको अपने जो है अपने शीशे में उतार लूँ भारतीय लोगों को। लेकिन जब अंग्रेजों को मकसद जो है भारतीयों को समझ में आ गया तो ये कांग्रेस पार्टी भी विभाजित हो गई, एक गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गई, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण घटना थी। देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी की स्थापना अंग्रेजों के द्वारा की गई थी और वो व्यक्ति थे, अंग्रेज थे। और कौन थे वो? ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम जो थे उन्होंने कांग्रेस पार्टी के अंग्रेज स्थापक थे, यानी ऑप्शन ए आपका सही है। तो देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के आने वाला समय कितनी महत्वपूर्ण योगदान थी। तो देखा जाए तो अंग्रेजों ने खुद ही अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी थी, इसमें कोई दो राय नहीं था। कहते उन्होंने ही कांग्रेस पार्टी की स्थापना किया और आगे चल के कांग्रेस पार्टी जो थी दो दलों में विभक्त हो गई, गरम दल नरम दल। पहले वो लोग प्यार से बातें करते थे, लेकिन जब उनको प्यार से बातें समझ में अंग्रेजों को नहीं आई तब जो है उन्होंने गरम दल की जो है स्थापना की और फिर अब गर्मजोशी के साथ जो है अंग्रेजों को ये बता दिया कि भारतवासी जो है कभी गुलाम रहने वालों में से नहीं है। चाहे जितना मर्जी कोई नेता आके अपनी तूतू मैं बुलवा ले, लेकिन कहते हैं जिस दिन भारतीयों को समझ में आती है उस दिन बड़े बड़े अंग्रेज भी भाग जाती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। अगला क्वेश्चन है कि 1930 में दंडी मार्च का नेतृत्व डैश ने किया था। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये तो पता ही होगा कि 1930 में दंडी मार्च की यात्रा की गई थी। तो क्वेश्चन है डंडी मार्च वाज लीड बाय द डैश इन 1930। द डंडी मार्च वाज लीड बाय डैश इन 1930। क्वेश्चन काफ़ी समझदारी वाली है, समझ वाली है। देखिए दोस्तों, दंडी यात्रा ये थी कि जब अंग्रेजों ने जो नमक पे जो है टैक्स लगा दिया, और आपको पता ही होगा कि नमक जो होती है हर एक गरीब वासियों के लिए, बेशक उनके पास सब्जी साग ना हो, लेकिन उनके पास अगर नमक भी रहती है तो रोटी पे लगा के वो खा लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब सरकार ने नमक पे ही टैक्स लगा दिया तो ये आम गरीबों के लिए सबसे बड़ा झटका था और इस बात को जो है तोड़ना बहुत ज़रूरी था। तो देखा जाए तो महात्मा गांधी जी ने बहुत से सहयोगी, यानी कम से कम 22 व्यक्ति तो थे जो साबरमती आश्रम से लेकर उन्होंने डंडी तक यात्रा करके जो है नमक कानून को तोड़ दिया था और उनको इसके लिए जेल भी जो है अंग्रेजों ने दे दिया। लेकिन ये काफ़ी महत्वपूर्ण घटना घटी थी 1930 में और ये महत्वपूर्ण थी क्योंकि डंडी यात्रा जो थी एक नमक सॉल्ट के रिगार्डिंग थी। तो महात्मा गांधी जो थे इनके नेतृत्वकर्ता थे, तो ऑप्शन ए आपका सही जाएगा, महात्मा गांधी। 1930 में दंडी मार्च का नेतृत्व जो है महात्मा गांधी ने की थी, तो ये ऑप्शन आपका सही है। चलिए देखते हैं अंतिम क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन है कि 1930 में कांग्रेस ने डैश के नेतृत्व में पुण्य स्वराज की लड़ाई लड़ी थी।
किसका नेतृत्व था 1930 में? मैंने कहा था 1930 एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय काल था जहां पर बहुत सी घटना घटी। तो 1930 में कांग्रेस ने डैश के नेतृत्व में पुण्य स्वराज के लिए लड़ाई लड़ी थी। तो क्वेश्चन है यार, कांग्रेस फाइट फॉर द पूर्ण स्वराज अंडर द लीडरशिप ऑफ डैश इन 1930। यू नो दैट आई रिपीटिंग क्वेश्चन अगेन, कांग्रेस ऑफ फाउट फॉर द पूर्ण स्वराज अंडर द लीडरशिप ऑफ डैश इन 1930। तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि किसके अंतर्गत जो है ये कार्य प्रणाली हुई। तो देखा जाए तो 1930 में डैश ने कांग्रेस नेतृत्व में पुण्य स्वराज की लड़ाई लड़ी थी, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण बात आ गई कि 1930 में कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में पुण्य स्वराज की लड़ाई लड़ी। और जवाहरलाल नेहरू देखा जाए तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी बने और उनका काफ़ी महत्वपूर्ण सहयोग था। देखा जाए तो उन्होंने काफ़ी समय तक भारत को जो है एकता के सूत्र में पिरोने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो 1930 में कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में पुण्य स्वराज की लड़ाई लड़ी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। तो देखा जाए तो यहाँ पर जितना हमने क्वेश्चन किया सारे के सारे महत्वपूर्ण थे, समझ वाले थे, ज़रूरी थे। मैंने जितना हो सका आपको समझाने की कोशिश किया और ये महत्वपूर्ण भी था। अगर आप चाहते हो कि ये वीडियो हर बच्चे तक पहुँचे तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर है। अगर आप दूसरे बच्चों को केयर कीजिएगा तो आपके लिए त्रिपान सेंटर हर एक चीज़ लाएगा जो आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाएगा। और आपको तो पता ही होगा कि त्रिपान सेंटर कितना महत्वपूर्ण चैनल है। यहाँ पर आपको एमए तक सारी वीडियो मिलती है, हर एक कक्षा का, हर एक मीडियम का। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण ये चैनल है। कहते हैं अभी तो हमारी शुरुआत है, आगे देखिए क्या होता है। लेकिन ये शुरुआत में आप जो है इसको और आगे बढ़ा सकते हो, क्योंकि दूसरे बच्चे तक पहुंचना ही त्रिपान स्टडी सेंटर का लक्ष्य है। और जो लक्ष्य यहाँ पर त्रिपान स्टडी सेंटर ने निर्धारित की है वो आपका भी लक्ष्य है। इसलिए अपने लक्ष्य से कभी पीछे मत हटिए, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चे का केयर हो सकता है। कहते हैं ये आंदोलन तो आपको चलाना ही पड़ेगा। जब तक हर एक बच्चा समझदार नहीं होगा, समझदार नहीं बनेगा, भारत को जो लूट रहे हैं लोग तरह तरह के प्रलाप दे दे के, वो कभी सुधर नहीं सकता और हम फिर से एक नई गुलामी की जंजीरों में कस जाएंगे। तो क्या चाहते हो कि आने वाला भविष्य फिर से वही गुलामी की जंजीरें में जकड़ा जाए? अगर नहीं चाहते हो तो ये वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप समझदार बनिएगा तो मुझे विश्वास है कि मेरा भारत हमेशा समझदार रहेगा। और जो लोग भारत को तोड़ने की कोशिश करते हैं, जो बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, जो धर्मों के खिलाफ एक दूसरे को लड़ाते हैं, उनका कभी भी भारत में नहीं चलेगा, और जब तक आप समझदार नहीं बनोगे। दोस्तों इसी के साथ हमारा जो टॉपिक ख़त्म हो जाता है। अगर आपको अच्छा लगता है, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, तो जर्नल सी बात है दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तभी जो है अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और मुझे पता है ये बात आपको बेखूबी पता है, तो सोचिए नहीं, जो सब्सक्राइब का बटन आपको नज़र आ रहा है उसको दबाइए और त्रिपान स्टडी सेंटर के साथ जुड़ जाइए।